मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूज फ्लैश के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं 31 मई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है और आपके लिए ऐप जो है वो बहुत ही बेहतरीन लॉन्च कर दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज। लद्दाख क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अमेरिका रख रहा है नजर। एलएसी पर अब अमेरिका जो है वो नजर रख रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब अमेरिका को यहां पर नजर रखने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, एक तरफ गुट जो है वो चाइना, रूस, इन देशों के द्वारा बनाया जा रहा है और अमेरिका जो है वो भारत के पक्ष में आ रहा है। लेकिन अमेरिका सैटेलाइट से नजर रखेगा कि एलएसी जो है भारत और चाइना के बीच में वहां पर क्या गतिविधियां नोट की जाती हैं, नोटिस में आती हैं और इसकी खबर फिर वो भारत को देगा। अब यूएई में आयोजित होगा आईपीएल का बचा सत्र। 19 सितंबर से आईपीएल का बचा हुआ सत्र यूएई में आयोजित किया जा रहा है। कुल 31 मैच जो हैं वो इसमें खेले जाएंगे। तो अब जो पहले पोस्टपोन कर दिए गए थे वो अब यूएई के अंदर आयोजित किए जाएंगे। वैक्सीन आपूर्ति पर जल्द मदद की घोषणा कर सकता है अमेरिका। देखिए, वैसे तो हम लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, हम लोग इतने सक्षम हैं कि वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है इसलिए शॉर्टेज यहां पर भारत में बनी हुई है। अमेरिका से हम लोग कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल, वो इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ में ही हमने ये भी कहा है अमेरिका से कि फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो भी भारत के अंदर इंपोर्ट की जाए। अनाथ बच्चों को पालेगा पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड के तहत जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें से कुछ पैसे का उपयोग जो है वो अब ऐसे बच्चों के लिए लगेगा जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के दौरान गुजर गए हैं, उनका देहांत हो चुका है। अब उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त स्कीम जो है वो पीएम केयर फंड्स के तहत लाई गई है। इसमें एक जो बच्चा है उसके 10 लाख रुपए का फंड जो है वो इसमें रखा जाएगा और जब वो मैच्योर होगा, मतलब 18 वर्ष का जब वो हो जाएगा, उसके बाद में 18 से 23 वर्ष तक उसको हर साल उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब वो 23 साल का हो जाएगा तो फिर उसको सारा पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसका इंश्योरेंस भी जो है वो किया जाएगा। 13 जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के आवेदन आमंत्रित। कौन कौन से राज्य के अंदर गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं? देखिए, एक तो है भारत पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगती है, मतलब हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। फिर आप आइए भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर, जहां पर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, इन सभी के अंदर 13 जिलों को मिलाकर जितने भी मुस्लिम शरणार्थी, गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनसे नागरिकता के लिए अब जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुलवामा में शहीद मेजर विभूति की पत्नी ने पहनी सेना की वर्दी। पुलवामा अटैक जो है वो आप लोगों के जहन से अभी नहीं हटा होगा, लेकिन विभूति जी की जो पत्नी है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने अब सेना की वर्दी पहन ली है। देखिए, सैनिक जो है वो तो लड़ता है सीमा के ऊपर, लेकिन उसको जो संबल मिलता है वो उसके परिवार की तरफ से मिलता है। उसकी पत्नी है, उसकी जो माँ है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे संबल देते हैं, तभी तो वो सेना पर लड़ पाता है। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए, मध्य प्रदेश में मिले 150 शावक, टाइगर स्टेट का रुतबा कायम रहने की बड़ी आस। टाइगर स्टेट मतलब बात है मध्य प्रदेश की। पूरे भारत के 20% बाघ अर्थात 526 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। 6 नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद में 524 जो बाघ हैं वो कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं। तो 150 जो शावक हैं जिन्होंने जन्म लिया है वो अब इस रुतबे को और बढ़ाएंगे। परीक्षा से पहले शिक्षकों के वैक्सीनेशन की तैयारी। आपको पता होगा कि रिसेंटली 12th क्लास के जो एग्जाम हैं उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है, लेकिन बच्चों का एग्जाम लेने से पहले शिक्षकों का अब वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षक जो हैं उनमें से कोई भी संक्रमित हो सकता है कोविड-19 से और वो बच्चों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षकों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा।
अब लैब बताएगी कितनों में बनी एंटीबॉडी। रिसेंटली मैंने एक आप लोगों के लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो अपलोड किया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पा रही थी और इसीलिए कोविशील्ड की 2 डोज लेने के बाद भी उनको कोवैक्सीन लेने की जरूरत पड़ी है। तो अब एक लैब जो है वो निर्मित की गई है जो कि ये बताएगी कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। एनआईए प्रमुख का प्रभार संभालेंगे कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह पहले से ही सीआरपीएफ के डीजी हैं, अब इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रमुख जो है वो बनाया जाएगा, मतलब इनको अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया है। चलिए, स्टडी ग्लॉस बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है। देखिए, मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है कि औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। लेकिन देखिए, यहां पे एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए दी गई है कि यदि आप जो है वो दूसरे की काबिलियत पर विश्वास रखेंगे तो ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए अपने परों से उड़ने का हुनर यदि आप आजमाना चाहते हो तो अपने परों पर विश्वास रखना, अपनी जो काबिलियत है उस पर विश्वास रखना, तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हाल ही में मोरक्को व किस देश के बीच प्रवासी नागरिकों की समस्या को लेकर विवाद चल रहा है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि मोरक्को और स्पेन जो है इनके बीच में प्रवासी नागरिकों की समस्या को लेकर विवाद चल रहा है। रिसेंटली हुआ क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो समझिए। यहाँ पे देखिए, स्पेन जो आता है ये तो यूरोप के अंदर आता है और मोरक्को जो आता है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है इतना। फिर स्पेन की एक टेरिटरी जो है वो है सुएटा, ये यहां पर स्थित है मोरक्को के राइट साइड के अंदर, ये स्पेन की है। इसके साथ में ही मोरक्को के पश्चिम में सहारा मरुस्थल स्थित है, मतलब वेस्ट सहारा जो है उस पर मोरक्को अपना दावा प्रस्तुत करता है। अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, स्पेन की टेरिटरी यहां पर है और मोरक्को ने क्या किया कि अपने देश से जो प्रवासी नागरिक थे उनको स्वेटा भेजना उसने शुरू कर दिया और स्पेन को ये चीज जो थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन स्पेन ने ऐसा किया क्यों, और मोरक्को को भी कहाँ जरूरत पड़ रही थी कि वो जो है प्रवासी नागरिकों को वहां पर भेजे? तो एक बार ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्थित है ये मोरक्को और इस जगह पर स्थित है स्पेन। दोनों के बीच में एक जल संधि है, वाटर स्ट्रेट है जिब्राल्टर। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्थान है ये स्पेन का ही है। तो यदि आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जाना है मेडिटेरियन सी के अंदर, तो जिब्राल्टर जो वाटर स्ट्रेट है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि मेडिटेरियन सी के अंदर जाने का ये दरवाजा है। ठीक है, तो मेडिटेरियन का जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट जो है वो जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट को कहा जाता है। अब यहां पर एक बात देखने वाली है कि जब मोरक्को से जो प्रवासी नागरिक थे इनको निकाला गया तो कुछ जो व्यक्ति थे वो यहां से तैरकर, मतलब मेडिटेरियन सी में तैरकर यहां पे जाने लगे, क्योंकि दोनों के बीच में एक वॉल खिंची हुई है, उसको पार करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो तैरकर भी वहां पे जाने लगे और काफी लोगों की, लगभग ये बताया जाता है कि 1% लोगों की इसके अंदर मृत्यु भी हो गई थी। यहां पे थोड़ा सा और क्लेरिफाई हम लोग इसको करेंगे। ये है मोरक्को और ये जो है ये है वेस्टर्न सहारा। तो मोरक्को जो है इस पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। इसके साथ में ही वेस्टर्न सहारा का ही एक पार्ट है ये सुएगा एल हमारा। ये जो पार्ट है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये अधिकार क्षेत्र में है इस व्यक्ति के, और इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम थाली। ठीक है, इब्राहिम थाली नहीं, इब्राहिम घाली। ठीक है, GHALI, इब्राहिम
घाली। चलिए, तो ये जो व्यक्ति है ये कोविड से संक्रमित हुआ और कोविड से संक्रमित होने के बाद इसको एडमिट कराया गया स्पेन के हॉस्पिटल के अंदर। जबकि है कहाँ का ये वेस्टर्न सहारा जो है वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसका ये हेड है इब्राहिम घाली। तो इसको स्पेन के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मोरक्को ने ये कहा कि इसको जो है वो हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन स्पेन ने इस चीज से इनकार किया और जैसे ही इनकार किया तो इस बात से मोरक्को नाराज हो गया और फिर वो जो प्रवासी हैं उनको उसने स्पेन की तरफ छोड़ दिया जो कि स्पेन में जाना चाहते थे। इसलिए ये लोग भाग भाग कर स्पेन की बाउंड्री में जाना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लैरिफाई हुई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बाउंड्री जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए कुछ लोग जो थे वो मेडिटेरियन सी के अंदर तैरकर भी उस तरफ पहुंचने लग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 में गुजर गए हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए कौन सा फंड स्थापित किया गया है? तो वो है पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड। ठीक है, तो ये नाम जो है वो आप लोग याद रखना। इसमें देखना कि जो भी बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको क्या दी जाएगी, एक इकोनॉमिक हेल्प जो है वो दी जाएगी। कैसी ये हेल्प है कि उनके अकाउंट के अंदर मतलब एक फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा और 10 लाख रुपए की राशि उसमें जमा की जाएगी। अब इसका जो इंटरेस्ट है वो उस बच्चे को जब वो 18 साल का हो जाएगा तब से मिलना शुरू होगा और जब तक वो 23 साल का हो जाएगा तब तक वो मिलता रहेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये मिलता रहेगा, लेकिन जब वो 23 साल का हो जाएगा तो ये 10 लाख रुपए जो हैं वो उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसकी इकोनॉमिक हेल्प हुई। अब बात है, आप लोग पूछोगे कि सर एजुकेशन का क्या होगा? बिल्कुल, एजुकेशन जो है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके शिक्षा के लिए, बुक्स के लिए जो भी खर्च है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। इसके साथ में अब इंश्योरेंस की बारी आती है। तो आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री आयुष योजना है उसके तहत 5 लाख का बीमा भी किया जाता है। तो 5 लाख का बीमा जो है वो भी इस बच्चे का किया जाएगा। तो काफी अच्छी ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है पीएम केयर्स फंड के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर्स फंड जो है ये लॉन्च किया गया था, बनाया गया था 27 मार्च 2020 को और इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है? तो वो कौन सी है? कोविड-19 की है। मतलब पैंडेमिक जो है वो इंडिया में आया है और इसके तहत ही ये फंड जो था वो निर्मित किया गया था। आपको पता होगा कि जो भी जैसे मान लीजिए कि अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो मंगाए गए थे उसमें भी पीएम केयर्स फंड के तहत ही पैसे दिए गए थे। दक्षिणी चीन सागर में किस द्वीप को लेकर चीन व फिलीपींस के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है? तो वो है थीटू जो आइलैंड है इसको लेकर दोनों के बीच में क्या हो गया है, एक विवाद जो है वो क्रिएट हो गया है। चीन ने फिलीपींस को ये कहा कि जितने भी आपके मछुआरे हैं, मछुआरों की नाव है या फिर शिप्स जो है उनको आप लोग थीटू जो आइलैंड है इससे हटा लीजिए। फिलीपींस ने इस चीज से इनकार किया कि चीन जो है वो ऐसा हमें आदेश, ऐसा इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पार्सेल द्वीप। तो ये भी चीन और दक्षिण चीन सागर के कई सारे देश जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, उनके बीच में ये जो है ये भी द्वीप विवादित है। बोर्नियो आइलैंड जो है ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, फर्स्ट नंबर पे है। और इसी बोर्नियो आइलैंड से 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है वो गुजरती है और पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर का, 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रीनलैंड, उसके बाद 2nd नंबर पे आता है पापुआ न्यू गिनी, उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सा आता है? बोर्नियो आता है और 4th नंबर पे आता है मेडागास्कर। ठीक है, तो ये द्वीप की मैंने आप लोगों को आइलैंड्स की ये लिस्ट बता दी है। तो बोर्नियो जो है वो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। सखालिन ये क्या है? ये जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। ये पूर्वी चीन सागर के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर स्थित है। और विवाद क्यों है? क्योंकि इस पर पेट्रोलियम और गैसेज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए जापान और
चाइना के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थीटू जो आइलैंड है, इसकी लोकेशन देखिए, ये बिल्कुल दक्षिणी चीन सागर के सेंटर में स्थित है। और केवल चाइना ही नहीं, वियतनाम है, उसके बाद में ताइवान है, फिलीपींस है, कई सारे जो देश हैं वो इस पर अपना दावा करते हैं। लेकिन रिसेंटली फिलीपींस और चाइना के बीच में क्या हुआ, ये डिस्प्यूटेड हुआ है। बेसिकली हम लोग देखें कि डिस्प्यूट हो ही क्यों रहा है, क्योंकि ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर पेट्रोलियम और गैसेस के बहुत ज़्यादा यहाँ पे भंडार स्थित है, इसलिए इनके बीच में विवाद होते हैं। यहाँ पे देखिए चाइना जो है वो आप लोग मरून के अंदर, रेड के अंदर ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये है 9 डैश लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है 9 डैश लाइन, और 9 डैश लाइन के अंदर जो भी द्वीप आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे थीटू आइलैंड की, तो इसके अंदर चाहे कोई भी आए, कोई भी आइलैंड आए, कुछ भी आए, मान लीजिए कोई शिप जो है, जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेरिका की एक शिप जो था उसने भी यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की थी, तो फिर अमेरिका और यूएस के चाइना के बीच में भी थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आइलैंड है ये सब चाइना जो है ये कैप्चर करना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। बेसिकली 9 डैश लाइन जो है वो एक इमेजरी लाइन है, कोई परफेक्ट लाइन नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि चाइना ने खुद ने क्रिएट की है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, किस देश ने इजराइल पर पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल अटैक का आरोप लगाया था और इसे क्या कहा गया था, एनवायरमेंटल टेररिज्म कहा गया था। याद रखना यूपीएससी के अंदर ऐसे कई टर्म्स आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए कि एनवायरमेंटल टेररिज्म जो है इसे आप लोग क्या समझते हैं और रिसेंटली क्या आप ऐसी कोई घटना देखते हैं। तो देखिए ईरान, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए इस मैप के अंदर ईरान देखते हैं आप लोग, फिर यहाँ पे है इजराइल। ईरान का एक जहाज था जिसका नाम था एमरल्ड, ठीक है। एमरल्ड एक शिप था, वो एमरल्ड शिप जो था वो सबसे पहले यहां से निकला, मतलब ये जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। यहां से ये शिप निकला है और फिर ये यमन की खाड़ी होते हुए यहाँ पे फिर एक और स्टेट आ जाती है जिसको कहा जाता है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जो है यहाँ पर एक और वाटर स्ट्रीट है। फिर यहाँ पे जो है ये कौन सा है, ये है रेड सी, ठीक है। यहाँ पे स्थित है ये रेड सी। रेड सी को क्रॉस करने के बाद इसने क्या किया कि जो इजराइल का तट है वहाँ पर क्रूड ऑयल को, जो वेस्ट क्रूड ऑयल होता है, इसको डंप कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि कई जो समुद्री जो जीव थे जो कि सागर में रहते हैं, मेडिटेरियन सी के अंदर, उनकी मृत्यु हुई और यहाँ का पानी जो था वो पूरा पॉल्यूटेड हो गया। इससे इजराइल को काफ़ी इकोनॉमिक लॉस जो है वो भी हुआ और इसे ही कहा गया एनवायरमेंटल अटैक, एनवायरमेंटल टेररिज्म इसे ही कहा जाता है। लेकिन ईरान ने जो है वो इस पर अपनी सफाई दी कि ये जो जहाज था ये हमने इजराइल नहीं भेजा था, ये तो जहाज किसका था, ये तो लीबिया का जहाज था। यहाँ पे जो है वो लीबिया स्थित है अफ्रीका के नॉर्थ के अंदर, तो ये जहाज हमारा था ही नहीं। ईरान जो था वो इससे पूरा का पूरा पलट गया, ठीक है। अब ईरान और इजराइल के बीच में क्या दुश्मनी है, ईरान के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कौन सी है ईरान के अंदर, वो है सिया कम्युनिटी, ठीक है। अब वो सिया कम्युनिटी है और इजराइल के अंदर रहते हैं यहूदी। यहाँ पर आप लोग देखते हैं गाजा पट्टी है और जेरूसलेम है, तो गाजा और जेरूसलेम जो है ये भी मुस्लिम कम्युनिटी की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब ईरान जो है वो सपोर्ट करता है किसको, गाजा पट्टी को और पैलेस्टाइन को, ठीक है। तो अब जो है वो इजराइल के ये विपक्ष में आ गया, इसलिए इजराइल के खिलाफ इसने क्या किया था, एनवायरमेंटल अटैक किया था। शायद आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। देखिए क्रूड ऑयल के बारे में हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर से हम लोग कहें कि एक बैरल क्रूड ऑयल के अंदर लगभग 159 लीटर जो है वो ऑयल होता है और इसमें गैसोलीन है, ठीक है। पूरे जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे एक साथ मिक्सअप रहते हैं, ठीक है। गैसोलीन को ऐसे पेट्रोल ही कहा जाता है। अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे मतलब न्यू काबुल
कंपाउंड को किस देश को सौंप दिया है। तो आप लोग यहाँ से इसको नाम से ही देख सकते हैं कि जो मिलिट्री बेस है काबुल कंपाउंड, इसको अफगानिस्तान को दे दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है अमेरिका, इसकी सारी सेनाएं जो हैं, ट्रूप्स, वो 11 सितंबर तक लौट जाएंगे। 11 सितंबर तक ये क्या करेंगे, लौट जाएंगे। और इन्होंने वापसी करना शुरू किया था 1 मई से। तो 1 मई से लेकर 11 सितंबर तक ये पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, वहां से वॉकआउट कर लेंगे, वहां से चले ही जाएंगे। अमेरिका का जो पूरा ट्रूप है वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो किस देश को सौंप दिया है, अफगानिस्तान को इन्होंने सौंप दिया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये यहाँ पर स्थित है इनका मिलिट्री बेस, और ये पूरा का पूरा इन्होंने किसको सौंप दिया है, अफगानिस्तान को सौंप दिया है। मतलब इसके अंदर कई सारे हम लोग इक्विपमेंट्स यहाँ पे स्थित हैं, इनकी पूरी फैसिलिटीज जो है वो पूरा इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया था। एयर स्ट्रिप जो थी वो डेवलप की थी, इसके साथ में फाइटर जेट्स के उतरने के लिए कई स्पेशल एयर स्ट्रिप जो थी वो, तो कई सारे यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल थी, वो सारा अफगानिस्तान को दे दिया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल देख लेते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया था। इनका नाम है डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसके साथ में ही इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। क्यों मिला है पद्मश्री, क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने सेना के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया था। यहां तक कि गलवान वैली के अंदर जब चीन और भारत आमने सामने थे, तो उस समय आर्मी को इन्होंने क्या किया था, वेपन्स जो थे वो सप्लाई करने में काफी मदद की थी। मतलब जो भी इनकी तरफ से मदद हो सकता था वो इन्होंने की थी। किस राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना घोषित की गई है। तो आप लोग याद रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा योजना घोषित की गई है, और इसमें हर ब्लॉक के अंदर एक स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान का जब फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जब इन्होंने बजट की घोषणा की थी राजस्थान के अंदर, उसके साथ में ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को भी अनाउंस कर दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर पर QR कोड और फास्टैग लगाने का निर्णय किया गया है। तो आप लोग याद रखना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहां कहां पहुंच चुके हैं, सही स्थान पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, इसके लिए QR कोड और फास्टैग उस पर लगाया जाएगा। QR की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए क्विक रेस्पॉन्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे भी आप लोग QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो क्विक रेस्पॉन्स जो है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। फास्टैग क्या चीज है, जैसे आपकी गाड़ी की जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर ये फास्टैग लगा रहता है, ये सीधा आपके अकाउंट के साथ में अटैच रहता है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एक फैसिलिटी है जो कि आपके अकाउंट से अटैच रहती है। जैसे ही आप उस गेट में से निकलते हैं तो फिर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखें तो इसका जो निर्माण है वो 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। यहाँ पर एक सृष्टि गोस्वामी, इनका नाम याद रखना, एक दिन की ये CM बनी थी, 1 डे CM, मतलब एक दिन की नायक जो थी ये बनी थी। उत्तराखंड के अभी CM कौन है, तीरथ सिंह रावत जो हैं ये यहाँ के CM हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो हैं वो यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, उत्तराखंड के अंदर ही भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो निर्मित किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग QR कोड देख सकते हैं। तो QR कोड की मैंने आपको अभी फुल फॉर्म भी बताई थी, क्विक रेस्पॉन्स जो है वो आप लोग याद रखना। भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार हिमालय सीरो जो था वो देखा गया था। तो आप लोग याद रखना, असम के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर हिमालय सीरो देखा गया था। क्या है हिमालय सीरो? सीरो क्या है देख लीजिए कि बकरी है,
बकरी के साथ में सूअर है, और सूअर और गाय इन तीनों को मिलाकर एक नया जो जानवर विकसित किया गया है वही क्या है, हिमालय सीरो है। और ये केवल और केवल हिमालय के अंदर ही पाया जाता है। ये फुली वेजिटेरियन होता है, मतलब ये क्या होता है, ये शाकाहारी होता है, घास फूस ये खाता है। इसे IUCN की वल्नरेबल जो लिस्ट है इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसको जो संरक्षण दिया गया है, तो आप लोग याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। तो जो एक्ट है 1972 उसकी अनुसूची 1 के अंदर शेड्यूल जो है फर्स्ट, उसके अंदर ये शामिल है हिमालय सीरो। किस कंपनी के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया है जो प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित है, तो आप लोग याद रखना HP हेवल पैकार्ड जो है इसके द्वारा एक लैपटॉप निर्मित किया गया है जिसका नाम था पेवेलियन 13 जो है इसको प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित किया गया है। और इसकी कीमत कितनी रखी गई थी, 62,999 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 8.5 घंटे की है, बहुत ही बढ़िया है, 8.5 घंटे की इसकी बैटरी लाइफ है। और समंदर में जो भी प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है उससे इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ होने पर बच्चों में कौन सी बीमारी देखी जा रही है, तो आप लोग याद रखना इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम जो है वो देखा जा रहा है। और यदि इसका पूरा नाम हम लोग देखें तो ये है MISC की फुल फॉर्म क्या है, मल्टी सिस्टम। याद रखना इसकी फुल फॉर्म ये है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड, ठीक है। तो बच्चों में ये देखा जा रहा है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, तो लगभग 5% केस जो है ये देखे जा रहे हैं बच्चों के अंदर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं भोपाल के अंदर, लगभग 150 मरीज जो हैं वो यहाँ पे देखे जा चुके हैं इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के। इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको कोविड हुआ है, तो जब कोविड होगा तो कोविड की फिर एंटीबॉडी जो है वो आपकी शरीर में डेवलप हो जाएंगी, बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उस पर फिर ये एंटीबॉडी जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। और अटैक करने के बाद में आपकी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा ख़राब कर देती है, ठीक है। इसके यदि सिम्टम्स देखें तो इसके अंदर फीवर आता है, बुखार इसके अंदर आता है, फिर आपकी आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, शरीर जो है उस पर लाल जो है वो चकते पड़ जाते हैं। यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चकते जो हैं वो इसमें पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मच्छर ने काटा है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये बच्चों के अंदर फैलना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाल लाल चकते जो हैं हाथ पर भी, हथेलियों पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये लाल चकते जो हैं ये पड़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो होता है कि आपके शरीर के जो अंग हैं, मतलब किडनी है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स जो हैं, इनको ज़्यादा इन्फेक्टेड ये करता है। वुमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं उच्च पद पर आसीन हैं, तो सबसे पहले देखिए कि ये रिपोर्ट जो थी वो किसके द्वारा जारी की गई थी। ये जारी की गई थी ग्रांट, थोड़ा सा नाम अटपटा है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ग्रांट थर्टन जो है, ऐसे कुछ नाम है इसके, इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जो थी वो जारी की गई थी। इसके अनुसार भारत के अंदर 39% जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो उच्च पदों पर आसीन होती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ है, USA के अंदर हैं। और भारत का जो इसमें रैंक है, भारत की इसमें रैंक कौन सी आती है, 3rd रैंक आती है। देखिए एक रिपोर्ट की मैं और बात कर लेता हूँ, एक और है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा ये जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि बिहार के अंदर जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनमें पूरे पुलिस कर्मियों के अंदर 25% जो तादाद है वो किनकी है, महिलाओं की है। इसके साथ में ही इसमें यह भी कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो वुमेन जस्टिस हैं, महिला न्यायाधीश जो हैं, वो कहाँ हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर स्थित हैं। इसके बाद में ये भी कहा गया इसी रिपोर्ट में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में,
कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा जस्टिस मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्याय जो है, सबसे त्वरित न्याय, सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो मिलता है, वो किस में मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर मिलता है। चलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया है? तो आप लोग याद रखना, कुलदीप सिंह जो हैं इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वैसे ये सीआरपीएफ के डीजी हैं, सीआरपीएफ के ये डीजी हैं और इनको क्या दिया गया है? एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या करेंगे। एनआईए के जो डायरेक्टर थे, मतलब वाई सी मोदी जो थे वो एनआईए के डायरेक्टर थे, ये रिटायर हो गए। इसके बाद में कुलदीप सिंह को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। और आपको पता होगा कि जब अभी सीबीआई के जो हेड हैं वो कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल बने हैं। सुबोध जायसवाल जो हैं वो सीबीआई के हेड बने हैं। लेकिन सीबीआई के हेड बनने के लिए 3 व्यक्ति इस दौड़ में थे। एक तो सुबोध जायसवाल खुद थे, फिर दूसरे स्थान पर थे वाई सी मोदी, और तीसरे एक और थे राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो है वो बी आप लोग देख सकते हैं, राकेश अस्थाना। तो ये तीनों जो थे ये इस दौड़ में थे। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के अंदर 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स आर देयर। कौन कौन से थे? एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, दूसरे इसके अंदर थे अधीर रंजन चौधरी, और तीसरे पर थे सीजीआई। तो सीजीआई जो थे वो किनके? सुबोध कुमार जायसवाल के अगेंस्ट थे। इनके अगेंस्ट में इन्होंने वोट किया था, जबकि पीएम और अधीर रंजन चौधरी ने सुबोध जायसवाल के पक्ष में वोट किया था। यहाँ पे राकेश अस्थाना किसके हैं? ये तो हैं किसके? बीएसएफ के। ठीक है, श्री सुरजीत सिंह देशवाल ये किसके हैं? ये हैं आईटीबीपी के। जबकि कुमार राजेश चंद्रा जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल के हैं। सशस्त्र सीमा बल का काम है कि वो भारत नेपाल, भारत भूटान की रक्षा करती है, सीमाओं की रक्षा। और आईटीबीपी भारत चाइना की, बीएसएफ भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की। चलिए, किस राज्य की जनजातियां जैविक कॉफी का उत्पादन कर रही हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आप लोग याद रखना। उड़ीसा की जो जनजातियां हैं वो जैविक कॉफी का क्या कर रही हैं? उत्पादन कर रही हैं। अब ये जैविक कॉफी क्या चीज है? जैविक कॉफी है कि कोई भी केमिकल जो है वो इस क्रॉप के अंदर यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो एक उड़ीसा के अंदर एक महिला है, नाम है उनका देवकी। हाँ बिल्कुल, देवकी चौबिया जो हैं इनका नाम है। तो इन्होंने क्या किया था कि 100 एकड़ भूमि के अंदर, 100 एकड़ भूमि में सबसे पहले इस कॉफी का उत्पादन किया था, इसको प्रोड्यूस किया था। और ये पूरी की पूरी कैसी थी? ये थी कैसी? जैविक थी, ऑर्गेनिक थी। ठीक है, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो वो है सिक्किम। और भारत का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, तो आप लोग याद रखना वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर भी अभी काफी हलचलें चल रही हैं, क्योंकि वहां पर एक नगर निगम एक्ट जो है वो बनाया गया, गुंडा एक्ट बनाया गया। आगे बात होगी तो हम लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वो घोषित किया गया है? तो वो है कौन सा वर्ष? 2023 का वो वर्ष है। और भारत के द्वारा ही इसको प्रपोज किया गया था, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने मान लिया था। तो आप लोग याद रखना 2023 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वैक्सीन की दवा पर, यानी कि वैक्सीन व दवा पर, ठीक है, वैक्सीन व दवा पर जीएसटी समाप्त करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आप लोग याद रखना कॉनराड संगमा जो हैं इनको बनाया गया है। मेघालय की ये सीएम हैं, इनको क्या बना दिया गया है? इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। ये रिसेंटली आपको पता होगा कि जीएसटी की 43 जो मीटिंग है वो अभी आयोजित हुई थी। उसमें उड़ीसा और गुजरात के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और इसके तहत ही कॉनराड संगमा जो हैं इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है कि जो वैक्सीन है और जो भी मेडिसिन हैं इनके ऊपर जीएसटी कितना लगता है? 5% जीएसटी जो है वो लगता है। यदि समाप्त किया जाए तो किस तरीके से समाप्त किया जाए? ठीक है, जीएसटी की हम लोग बात करें तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, 101 अमेंडमेंट। भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश था, जबकि पहला जो देश था वो कौन सा था? वो था फ्रांस। ठीक है, चलिए
सक्षम स्कीम किस राज्य के द्वारा घोषित की गई है? तो आप लोग याद रखना SASCM, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें कोविड-19 के दौरान जिन भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है तो आर्थिक मदद जो है वो इनको दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षम की हम लोग एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉर्टलिटीज, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। तो सक्षम की ये फुल फॉर्म है। चलिए, WHO के द्वारा विश्व में पहली बार बायो हब किस देश में निर्मित किया गया है? तो वो कहां पे किया गया है? स्विट्जरलैंड के अंदर ये निर्मित किया गया है। क्या होता है बायो हब? इसमें क्या होता है कि लैब्स जो हैं इनको एस्टैब्लिश किया जाता है और लैब्स के अंदर जो भी कोविड फैल रहा है, संक्रमण जो फैल रहा है, इसकी जांच करने के लिए ये लैब्स जो हैं वो स्थापित की जाती हैं। और ऐसा पहली बार कहाँ स्थापित किया गया? WHO के द्वारा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थापित किया गया है। यहाँ पे टेस्ट किस चीज़ का होगा? देखिए, यहाँ पे टेस्ट होगा कि जितने भी वायरल मटेरियल हैं, या हम लोग कहें कि पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस का यहाँ पे टेस्ट होगा। पैथोजेंस क्या होते हैं? कि जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है ना, वो तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं तो फिर नई बीमारी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस जो है ये क्या है कि ये एक तरीके का पैथोजन है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के साथ में लंग्स तक पहुंच जाता है और एक नई बीमारी जो है इसको जन्म देता है, म्यूकोरमाइकोसिस को। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि WHO ने जो है वो बायो हब निर्मित किए हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए, हम लोग 30 मई के यानी कि कल के जो करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। कल हमने टॉप 50 जो थे वो क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किस देश के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में मिलिट्री बेस बनाया गया है? तो वो किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत कौन सा पोर्टल निर्मित किया गया है जो कोविड-19 में अनाथ हो चुके बच्चों का डेटा रखेगा? तो आप लोग याद रखना, बाल स्वराज पोर्टल जो है वो निर्मित किया गया है। किस अमेरिकी भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का महानिदेशक बनाया गया है? तो आप लोग याद रखना, अरुण वेंकट रमन जो है इनको बनाया गया है। सबसे कम समय में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सेंग यिंग हंग जो है वो बनी है। इन्होंने लगभग 26 घंटे के अंदर ही ये चढ़ाई जो थी वो पूरी कर ली थी। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को UN संस्था माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है? तो आप लोग याद रखना, वो है रणदीप हुडा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चक्रवात से प्रभावित राज्यों में कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है? तो वो है 1000 करोड़ रुपए। हाल ही में घोषित की गई प्रधानमंत्री युवा योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। चलिए, आज का स्टडी ग्लोव्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हाल ही में कोविवैन हेल्पलाइन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देना मत भूलिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। स्टडी ग्लोव्स को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग।